आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तीन भिन्न रूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शामिल हैं। इनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनेक उपबंधों के जरिए की जाती है। और दूसरा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, तो यह कौन सा कथन जो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, मतलब रूसी क्रांति। मतलब कि केवल रूसी क्रांति से मतलब कि पहला कथन जी ही सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। ऐसा इसलिए है कि दूसरा कथन जो है इसलिए गलत है क्योंकि सामाजिक आर्थिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, ना कि फ्रांसीसी क्रांति से। इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है, पहला कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन की विशेषता है? कूट के माध्यम से चयनित कीजिए। दोहरी कार्यकारिणी, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता और शक्तियों का विभेद। जो इसका कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 2 3 4, 1 2 4, 2 3 4 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3। पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो आपका संसदीय विशेषता का उदाहरण है या व्यवस्था के रूप हैं, लेकिन शक्तियों का विभेद इससे संबंधित नहीं है। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं जो हैं इसमें दोहरी कार्यकारिणी, बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन होना तथा शक्तियों का सम्मिश्रण है। जबकि एकल कार्यकारिणी, एकल सदस्यता, राष्ट्रपति का नियंत्रण, निचले सदन का विघटन न होना, शक्तियों का विभेद जो है वो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। दोहरी कार्यकारिणी का मतलब है राष्ट्रपति नाम मात्र के, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, जिसमें उनकी राजनीतिक विचारधारा लगभग एक समान होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण हैं। कथन में है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संघीय सरकार की व्यवस्था को अपनाया। कारण है कि उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में भी अभिवृद्धि होगी। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ए आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि ए आर इसके दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के संबंध में विचार कीजिए कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, जो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहेगा। और दूसरा है, राज्यसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में अधिकतम 5 बार ही ऐसे प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक कथन जो है पहला कथन ही सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय के मामले में कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है
और इसी खंड 49 के खंड 2 के अनुसार कि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए यह कानून जो है लागू नहीं रहेगा। इसे अनलिमिटेड बार या असंख्य बार राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि शंकरी प्रसाद 1951 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति ने संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति शामिल नहीं है। और दूसरा है, गोलकनाथ केस 1967 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने के लिए कर सकती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ना तो पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन, मतलब दोनों कथन जो हैं वो गलत है। क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद केस में यह माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति शामिल है, जबकि इस निर्णय को गोलकनाथ केस में पलट दिया और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के भाग 3 में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने के लिए नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किन किन अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है? केरल, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। जो इसका सही जो आंसर है, फुट के आधार पर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 या फिर 1 3 4। जो इसका सही जो आंसर है कि किन किन अनुसूचित जनजातियों में लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, मतलब कहां पर किन किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 2 3 4। मतलब कि परिसीमन 2008 के अनुसार, परिसीमन 2008 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, सिक्किम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके शपथ का उल्लेख इन अनुसूची में है? कूट के माध्यम से चुने। संघ के मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के सीएजी और भारत के राष्ट्रपति। कूट के आधार पर चयनित करना है 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4 या फिर 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(4) या अनुच्छेद 16(6)। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 16(3). क्योंकि अनुच्छेद 16(3) में संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या उसके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी कार्यालय में निश्चित रोजगार या नियुक्ति की आवश्यकता के रूप में निवास निर्धारित करने के लिए कोई कानून बनाने से रोका नहीं गया है। अर्थात कोई भी राज्य निवास की अनिवार्यता लागू कर सकता है, जबकि पिछड़े लोगों का जो आरक्षण है के लिए आरक्षण जो है वो 16(4) में दिया गया है। यही जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है।
उप प्रधानमंत्री का कोई भी प्रावधान नहीं है। उप प्रधानमंत्री का कोई भी प्रावधान नहीं है, परंतु भारत सरकार ने समय समय पर सरकारों में उप प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति की गई। उन उप प्रधानमंत्री के कालक्रम के अनुसार उनको सही कूट में चयनित करना है। वाई चौहान, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई या फिर और देवीलाल। तो इनका सही जो आंसर है वो है कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन समय समय पर राजनीतिक दलों की सरकारों ने उप प्रधानमंत्री पद दिए। इसमें सबसे पहले जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री को पद दिया गया। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई को 1967 से 69 तक पद दिया गया। चौधरी चरण सिंह को जुलाई 1979 से जनवरी 1979 से जुलाई 1979 तक दिया गया। वाई चौहान को 1979 से 1980 और देवीलाल को 1989 से 1990 और 1990 से 91 तक वो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। तो कूट पे आधार पर सही आंसर जो इसका है वो सी ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 24 मई 1993 को लागू हुआ। इस अधिनियम का अनुपालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दूसरा, मतलब किसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया गलत हैं। ऐसा इसलिए है कि 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 जो है वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इस अधिनियम को पालन करने वाला पहला राज्य जो है वो राजस्थान नहीं था, वो मध्य प्रदेश था। क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानमंडल ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को सबसे पहले लागू किया, जहां 1994 पंचायतों के चुनाव आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस कार्य समिति 1947 में भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर किसने कहा था कि विभाजन को मंजूर करना कांग्रेस की राजनीतिक असफलता है? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, गोविंद बल्लभ पंत, अबुल कलाम आजाद या पुरुषोत्तम दास टंडन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अबुल कलाम आजाद। क्योंकि अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की कार्य समिति बैठक में पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्तुत भारत विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया, परंतु उन्होंने कहा कि विभाजन को मंजूर करना कांग्रेस की राजनीतिक असफलता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व मुंबई में हुए अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान गांधी जी ने निम्न बातें कही कि कांग्रेस सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ें और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें, छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हों, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 2 और 4, 1 2 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2 और 4। 2 और 4, तीसरा और पहला जो है वो गलत है। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान में जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे, छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर अडिग रह सके, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें और राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। इसलिए पहला और तीसरा जो है वो गलत है, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कि अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी और बादायूनी ने किया?
बदायूनी ने किया। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली से नाम से किया। भागवत पुराण का फारसी अनुवाद टोडरमल ने किया और राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। यही कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद जो है वो शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती तथा नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारक हैं। कथन है, मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी को औपचारिक मान्यता दी गई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण बने। उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के उद्देश्य से की गई थी। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? जिसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है कि ए आर के दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट के संबंध में एक विचार करें कि सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही अनशन पर बैठ गए, जो गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। दूसरा है, 24 सितंबर को पूना समझौते के बाद गांधी जी ने तुरंत अपना अनशन तोड़ दिया। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। ऐसा इसलिए है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन बैठ गए, जो कि गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। 24 सितंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। इसलिए दूसरा कथन गलत है कि गांधी जी ने समझौते के तुरंत बाद अपना अनशन नहीं तोड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। अक्टूबर 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। और चौथा है, मास्टर सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में हुई थी। सितंबर 1928 में हुई थी, ना कि अक्टूबर 1928 में। बाकी कथन जो हैं वो सही है। इंकलाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले इकबाल ने किया था और इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था, और जबकि इस नारे को सर्व प्रसिद्ध जो है वो भगत सिंह ने बनाया था। अगला प्रश्न है, 1944 में प्रस्तुत शिक्षा की सार्जेंट योजना में कौन से प्रावधान थे? पहला है कि इसमें प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने की बात कही गई। इस योजना के उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त करने की बात कही गई। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। और उच्च विद्यालय दो प्रकार के होंगे, विद्या विषयक और व्यवसायिक शिक्षा। तो कौन सा कोड के आधार पर सही है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3 4, मतलब कि डी ऑप्शन का जो सही चारों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में पहला अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, और हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्टन था, जिसके प्रकाशक जुगल किशोर थे। तो कौन सा का सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही है, क्योंकि बंगाल गजट जो है ये 1780 में आया, और उद्दंत मार्टन जो है ये आपका 1826 में आया, और ये कानपुर से निकाल निकाल सॉरी उद्दंत मार्टन का प्रकाशन कलकत्ता से किया गया, और बंगाल गजट का भी कलकत्ता से किया गया। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि वेद और उनके उपवेद की ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का वेद के उपवेद कौन कौन से हैं? तो इसका सही सुमेलन है वो आपका है ऋग्वेद के जो है का वेद जो है वो आयुर्वेद है, सामवेद का जो है वो गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। तो इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।